नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो हमसे सरोकार रखती है, जो हमारे देश से सरोकार रखती है, जो हर एक सनातनी से सरोकार रखती है। और जब हम खबरों की बात करते हैं तो जैसा कि हम हमेशा बोलते आए हैं कि इन दिनों बीते 8 दिनों से अगर देश में किसी खबर पर चर्चा हो रही है तो वो सिर्फ एक खबर है। वो खबर यह है कि पाकिस्तान को किस तरीके से असली सबक सिखाया जाए, पहलगाम के पापियों को किस तरह से उनके अंतिम स्थान तक पहुंचाया जाए। और यही वजह है कि आज भी जनमत की शुरुआत हम इसी खबर से कर रहे हैं। 8 दिन हो गए हैं, आज पहली तारीख है। याद करिए 22 अप्रैल का दिन, वो दिन जो हमें कभी भी भुलाए नहीं भूलेगा, क्योंकि उस दिन पाकिस्तान ने हमें एक ऐसा दंश दिया है, एक ऐसी पीड़ा दी है जिसका मरहम सिर्फ एक हो सकता है। वो ये कि पाकिस्तान को हर हाल में ऐसा सबक सिखाना है जिसकी कल्पना भी उसने कभी सपने में भी नहीं की होगी। हम बात कर रहे हैं पहलगाम में हुए इस्लामिक आतंकी हमले की, जिसमें हमने 26 लोगों को खो दिया। धर्म पूछकर, हिंदू नाम सुनकर ही गोलियां मार दी गई थी। 8 दिन हो गए हैं, लेकिन अब भी हिंदुस्तान का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। अभी भी वही आक्रोश है, वही उबाल है। मन में सिर्फ एक ही आग धधक रही है, दिल में सिर्फ एक आग धधक रही है, और वो आग है प्रतिशोध की। प्रतिशोध लेना है। और इस वक्त हर हिंदुस्तानी सिर्फ यही कहता हुआ सुनाई देगा कि प्रतिशोध लेना है, क्योंकि जिस धरती पर टूरिज्म होना था, जिस धरती को पर्यटन का केंद्र बनना था, अगर वही धरती जिहाद की हैवानियत की बर्बरता की पटकथा वहां पर लिख दी जाती है फिर से, तो फिर प्रतिशोध लेना तो बनता ही है। लगातार भारतीय सरकार डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। एक के बाद एक बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए चौतरफा तैयारी हम कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि केवल पाकिस्तान की कमर तोड़कर ही क्या इस इस्लामिक आतंक का खात्मा हो पाएगा, या फिर भारत के अंदर छिपे हुए आस्तीन के सांपों को भी जड़ से खत्म करना होगा, क्योंकि ये वो जहरीले सांप हैं जिनका जहर रह रहकर पाकिस्तान के आतंकियों के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। पहलगाम में भी हुई इस्लामिक आतंकी घटना इसी कड़ी का उदाहरण है, क्योंकि बिना ओवरग्राउंड वर्कर्स के, बिना आस्तीन के सांपों की सहायता के ये हमला संभव हो ही नहीं सकता था। और इसीलिए इस हमले में शामिल आतंकियों के खात्मे के लिए न केवल हमारी सेना मुस्तैद है, पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिलाने के लिए न केवल हमारी सरकार की प्रतिबद्धता सामने है, बल्कि हमारी जांच एजेंसियों ने भी ये प्रण ले लिया है कि गद्दारों को ठोक कर रहेंगे। यही वजह है कि इस खबर पर, इस घटना पर एनआईए ने जांच शुरू की। एनआईए की डीजी आज खुद घाटी में मौजूद हैं। पहलगाम में उस जगह पर जाकर भी उन्होंने मुआयना किया जहां पर इस बर्बर इस्लामिक आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था। मुल्ला मुल्क की रातों की नींद उड़ गई है, और यही वजह है कि कभी ये देर रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी देर रात में आकर नए एनएसए की घोषणा कर देते हैं। अब नया एनएसए कौन बना है? दरअसल आईएसआई के चीफ को ही पाकिस्तान ने आधी रात को, जब हम चैन की नींद सो रहे थे, देखिए वो इतने बेचैन थे कि आधी रात को ही उन्होंने, जो आईएसआई का चीफ है आसिम मलिक, उसे एनएसए घोषित कर दिया। कुर्सी पर अब फौज का प्यादा आसिम मलिक बैठाया गया है। और क्या ये सबूत है कि आज भी पाकिस्तान सरकार सिर्फ और सिर्फ सेना की कठपुतली है? पहलगाम में जिस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, क्या उसके पीछे भी सेना का हाथ है? ये तमाम सवाल इसलिए जायज हो जाते हैं क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं, वो ये बताता है कि पाकिस्तान पहलगाम के पापी में से पापी नंबर 1 है और लगातार आतंकियों को सपोर्ट कर रहा था इस हमले के लिए।
इतना ही नहीं, हाफिज सईद को भी बाकायदा सुरक्षा घेरा दे दिया गया है। डर इतना है, भय इतना है कि हर पल गिनते नहीं बन रहा है। किस तरीके से पाकिस्तान में डर का माहौल है और किस तरीके से हम तैयार हैं बदला लेने के लिए, आज इसी पर आधारित है हमारी आज की ये पहली स्पेशल रिपोर्ट। 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान का गुस्सा आज भी वही है, सुलगता हुआ, धधकता हुआ। पहलगाम की वादियों में जिहादी हैवानियत ने जो जख्म दिए हैं वो भूलना मुश्किल है, ना माफ होंगे। अब एनआईए मैदान में है। डीजी सदानंद दाते खुद वायसरन घाटी पहुंचे हैं, जहां हर सुराग खंगाला जा रहा है और सच सामने आ गया है। अरू वैली से बेताब वैली तक की रेकी, लेकिन निशाना बना वायसरन। क्यों? क्योंकि आतंकियों को पता था कि टूरिज्म के नाम पर यहां हिंदुओं को मारना आसान होगा। कार्यक्रम की शुरुआत के पहले हमने पहलगांव में जो आतंकी भेंट चढ़े, जिनका बलिदान हुआ, वो हमारे प्यारे भाइयों बहनों को श्रद्धांजलि दी। मैं आज उन सभी आतंकी भेंट चढ़ने वाले हमारे नागरिकों को, उनके परिवारजनों को कहना चाहता हूं, एक क्षति सिर्फ आपकी क्षति नहीं है, आपके जितना ही दर्द देश के हर नागरिक के दिल में है, हर नागरिक इतना ही दुख का अभिव्यक्ति करना चाहता है। उधर भारत के एक्शन से मुल्ले मुल्क की रातों की नींद हराम है। पाकिस्तान का हाल देखिए, कभी रात 2 बजे आईएसआई चीफ की कुर्सी बदल जाती है, असीम मलिक को एनएसए बनाया जा रहा है। कभी आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़बड़ाया जाता है कि भारत हमला करने वाला है। क्यों? क्योंकि डर लग रहा है। डर लग रहा है कि भारत की आंखों में उतर आए उस बदले से। डर लग रहा है हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी से। डर लग रहा है भारत के एक्शन मूड से, और इसलिए हाफिज सईद को लाहौर की घनी आबादी में छिपा दिया गया है। उसके सिर पर छत नहीं, कमांडो की ढाल है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि भारत अब इंतजार नहीं करता, निशाना साधता है। आलम यह है कि पाकिस्तान के मंत्री आतंकी पन्नू से मदद की गुहार लगाई जा रही है। और पाकिस्तान को धमकाते हैं तो ये पता होना चाहिए कि उस फौज में तकसीम है। उस फौज का कोई सिख सिपाही, कोई सिख फौजी पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान से जंग करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके लिए गुरु नानक की धरती है, उनके लिए ये पाक धरती है। इस धरती के चप्पे चप्पे पे गुरु नानक के कदम पड़े। और ये यहाँ में सिखों के जो लीडर हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करना चाहिए हमें हाउस को, जिन्होंने कहा है कि भारतीय पंजाब से कोई भारतीय फौज इस तरफ हो नहीं आने देंगे। उधर अब भारत ने भी साफ कर दिया है, नो टॉक्स विथ टेरर। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक के बाद आर्थिक स्ट्राइक का वॉर किया है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान के लिए अपने हवाई रास्ते बंद कर दिए हैं। अब ना कोई फ्लाइट पाकिस्तान के ऊपर से आ सकेगी, ना कोई पाकिस्तानी विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हो सकेगा। पाकिस्तानी एयरलाइंस को भारत के एयर स्पेस से बचने के लिए अब लंबे और घुमावदार रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। इससे उड़ानों की दूरी और समय बढ़ेगा, नतीजतन ईंधन की खपत बढ़ेगी। इससे परिचालन लागत में इजाफा होगा, जिससे यात्रियों के लिए टिकट की कीमतें बढ़ेंगी। ये वही पाकिस्तान है जिसने भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद करके हर हफ्ते भारत को नुकसान देने की कोशिश की थी। लेकिन अब भारत ने दिखा दिया, अगर तुम नुकसान दोगे तो भारत तुम्हें अस्तित्व तक तुम्हारा हिला देगा। सुन लो पाकिस्तान, अब तुमसे कोई सहानुभूति नहीं है। तेरे झूठ अब नंगे हो चुके हैं। तेरी जमीन अब सिर्फ एक नाम से जानी जाती है, आतंकिस्तान। इस बार ना कोई कश्मीर नीति तुझे बचाएगी, ना परमाणु धमकी तुझे छिपाएगी। अब चलेगा तो बस भारत का प्रतिशोध। तो पाकिस्तान की ये बेचैनी साफ बताती है कि पाकिस्तान डर रहा है भारत के प्रतिशोध से, हिंदुस्तान की एक्शन मोड से। और अब भारत ने जो ताबड़तोड़ स्ट्राइक की है, फिर चाहे वो वाटर स्ट्राइक हो, एयर स्पेस स्ट्राइक हो, आर्थिक स्ट्राइक हो या फिर डिजिटल स्ट्राइक, और अब उम्मीद तो एक सर्जिकल स्ट्राइक की भी है। इतनी चौतरफा स्ट्राइक ने पाकिस्तान की रीढ़ ही तोड़ दी है, और यही वजह है कि पाकिस्तान अब पनाह मांग रहा है। तो पाकिस्तान डर के साए में है। पाकिस्तान के हुक्मरान
पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की ISI के जितने भी लोग हैं, यहां तक कि पाकिस्तान की आवाम में, उनके शरीर में इस वक्त खून नहीं दौड़ रहा, उनके शरीर में तो खौफ दौड़ रहा है। देश इंतजार कर रहा है उस प्रतिशोध का जिसका वक्त नजदीक है। लेकिन आज हम केवल बात उस जहर की नहीं करेंगे जो सामने पाकिस्तान के रूप में है। आज हम बात उस जहर की भी करेंगे जो दुश्मन ने हमारे ही देश के अंदर घोल दिया है। बात सिर्फ LOC पार बैठे आतंकियों की ही नहीं होगी, बात LOC के इस पार बैठे गद्दारों की भी होगी, जिनकी मदद के बिना कोई भी हमला मुमकिन हो ही नहीं सकता। NIA की जांच ने एक एक परत खोल दी है। आतंकवादी 15 अप्रैल को ही घाटी में घुस आए थे। 7 दिनों तक कश्मीर की जमीन पर खुलेआम घूमते रहे, रेकी करते रहे और 22 अप्रैल को वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। इस पूरे प्लान में उनका साथ दिया उन्हीं अपने लोगों ने जो हुर्रियत और जमाते इस्लाम जैसे संगठनों की छाव में पलते रहे हैं। 3 सैटेलाइट फोन, नदी जंगल के रास्ते घुसपैठ और रेकी के लिए चुने गए अम्यूजमेंट पार्क जैसे 3 टूरिस्ट स्पॉट, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ था। ये बताता है कि घाटी में आज भी एक डरावना नेटवर्क जिंदा है। देशद्रोहियों का नेटवर्क, गद्दारों का नेटवर्क, आस्तीन के सांपों का नेटवर्क, पाकिस्तानी प्रेमियों का नेटवर्क और सिस्टम के भीतर बैठे कुछ स्लीपर सेल्स भी इन्हीं का हिस्सा है। सवाल अब यह है कि कब तक देश आतंक के इन ओवरग्राउंड वर्कर्स को बर्दाश्त करता रहेगा, कब तक हुर्रियत के नाम पर गद्दारी चलती रहेगी और कब तक पाकिस्तान को कश्मीर में अपनी चालें चलाने के लिए ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स का आधार मिलता रहेगा। अब बात सिर्फ सरहद पार बैठे दुश्मन की नहीं है, सफाई LOC के इस पार भी शुरू होगी और इस बार एक एक गद्दार की पहचान होगी, एक एक मददगार को चिन्हित किया जाएगा और कश्मीर को उस जहर से मुक्त किया जाएगा जो आतंक से भी ज्यादा खतरनाक है। आपको याद होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस हमले के ठीक बाद एक प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि इस बार सजा केवल पर्दे के पीछे, पर्दे के सामने बैठे लोगों को नहीं मिलेगी, बल्कि पर्दे के पीछे बैठे लोगों को भी नहीं बख्शा जाएगा। वो आतंकी, वो आधार, वो आस्तीन के सांप, वो गद्दार जिन्होंने कश्मीर में ये जहर घोल दिया है, कश्मीर की जड़ों में छिपे इन गद्दारों की असलियत खोलकर रखना ही अब देश के सामने बेहद जरूरी हो चुका है। और यही वजह है कि जांच एजेंसियां न केवल पाकिस्तान की पोल खोल रही हैं, बल्कि इन गद्दारों पर भी सर्जिकल स्ट्राइक करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। पाकिस्तानी ओलंपिक एथलीट अरशद नदीम, फिल्मी दुनिया की नामी हस्तियां हानिया आमिर, मायरा खान, अली जफर, सजल अली, सनम सईद, इकरा अजीज, इमरान अब्बास और बिलाल अब्बास, ये वो नाम हैं जिनके अकाउंट बैन कर दिए गए हैं। भारत में इनके इंस्टाग्राम अकाउंट खोलने पर एक स्पष्ट संदेश लिखकर आता है कि ये अकाउंट भारत में उपलब्ध नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने इस सामग्री को प्रतिबंधित करने के कानूनी अनुरोध का अनुपालन किया है। ये प्रतिबंध केवल कुछ नामों तक सीमित नहीं है, ये भारत की ओर से एक संदेश है और वो संदेश है साफ कि अब सहन नहीं होगा। इससे पहले भी आपको याद होगा भारत सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध लगाया था, जिनमें शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर जैसे क्रिकेटर्स के चैनल भी शामिल थे। इन चैनल्स पर बारंबार भारत विरोधी बयान, कश्मीर मुद्दे पर उकसाने वाली सामग्री और झूठे नैरेटिव फैलाने के आरोप लगे थे। पाकिस्तानी जमहूरियत का ढकोसला करने वाले ये डिजिटल चैनल दरअसल प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बन चुके थे, जहां कैमरे के पीछे पाकिस्तानी ISPR
यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस जैसे संगठन खड़े हैं और स्क्रीन पर कलाकारों, खिलाड़ियों और तथाकथित सोशल इन्फ्लुएंसर्स के चेहरे हैं। सॉफ्ट पावर की आड़ में साजिश है ये। भारत में इन कलाकारों की फैन फॉलोइंग को हथियार बनाकर दरअसल पाकिस्तान वर्षों से सांस्कृतिक घुसपैठ की रणनीति पर काम कर रहा है। बॉलीवुड स्टाइल, चेहरे, ग्लैमर, पोस्टर्स, मेलोड्रामा, इन सब की आड़ में जो परोसा जा रहा था वो अब नहीं चलेगा, क्योंकि भारत ने चौतरफा स्ट्राइक की है। भारत का राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है और जब बात राष्ट्र की अस्मिता की होती है तो सुदर्शन न्यूज न केवल सवाल उठाता है बल्कि देशद्रोहियों के खिलाफ मैदान में उतरकर उनके खिलाफ कार्रवाई भी कराता है। आज हम एक ऐसी ही जिहादी साजिश का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो न केवल भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आतंकवाद फैलाने वाले एक खास नेटवर्क का, एक खतरनाक नेटवर्क का हिस्सा भी बन गई है। चेहरा देख लीजिए, नाम है हाजी शहजाद। हाजी शहजाद के नेटवर्क का जाल सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका विस्तार सीरिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब तक है। किठौर यानी जो मेरठ में आता है, मेरठ के निवासी अली मुर्तजा ने यह खुलासा किया है कि ये हाजी शहजाद किस तरह से धन का लालच और कमांडर बनने के सपने के जरिए युवाओं को गुमराह करता है। सीरिया जैसे आईएसआईएस जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन के गढ़ सीरिया भेजकर उन्हें जिहाद की ट्रेनिंग देता है। उसके इसी जिहादी जाल में फंसे अली मुर्तजा का वीडियो सामने आया है जिसमें उसने खुद स्वीकार किया कि हाजी शहजाद ने उसे सीरिया भेजने की योजना बनाई थी ताकि वो जिहाद की ट्रेनिंग ले सके और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो सके। लेकिन सुदर्शन न्यूज सिर्फ खबरें नहीं चलाता बल्कि जमीनी स्तर पर उतरकर कार्रवाई के लिए आवाज भी बुलंद करता है और इस मामले में भी सुदर्शन न्यूज संवाददाता अमित चौहान ने मेरठ में हाजी शहजाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जो आतंक के कारोबार में सक्रिय रहा है, देशद्रोहियों का सरगना बन चुका है। यह एफआईआर जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, यह एफआईआर हाजी शहजाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का पहला कदम है और इसने पूरे जिहादी नेटवर्क की नींव को हिला दिया है। अधिक जानकारी हमने जुटाई और ग्राउंड जीरो पर हमने किस तरह से काम किया, अब हम उस रिपोर्ट को आपके सामने रखेंगे। ग्राउंड जीरो से अमित चौहान ने यह रिपोर्ट खास देश के लिए, उन लोगों के लिए भेजी है जिनके लिए ये स्यूडो सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी करते हैं ना, जो ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों के लिए सहिष्णुता नहीं है, तो उन्हें ये खबर जरूर देखनी चाहिए। रिपोर्ट देखिए। हम लोग शिव विहार कॉलोनी में खड़े हैं। ये कॉलोनी वो कॉलोनी है जहां पर हाजी शहजाद का घर है। अगर यहाँ से बात करूं, मेरे साथ स्थानीय युवक भी हैं, मैं बात करना चाहूंगा इनसे। मैं जानना चाहता हूँ ये पीछे जो बहुमंजिला इमारत है ये किसकी है? ये जो हाजी यहाँ पे शहजाद के नाम से है, ये उसी की इमारत है। 2 मचान पीछे भी है इसके, और इन्होंने काफी दिन से ये मानो कि काफी पैसा कमाया है। इन्होंने एक बैंक भी लिया HDFC वगैरह। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा, किस तरीके से इनके वीडियो वायरल हुई, तो इसमें जांच का विषय है। ये सरकार को जांच करनी चाहिए, ये किस तरह का आदमी है, कहाँ से पैसा क्यों आ रहा। अकूत धन संपदा बताई जा रही है, जहाँ भी देखे वहीं प्रॉपर्टी निकल के आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें 4 बीवी है इनके, 4 बीवी सऊदी वगैरह की भी है, बाहर की भी है। तो पता चला है कि 2 बीवी इनकी झगड़ा में रहती है, एक बीवी कोटवाल में और एक सऊदी में रहती है। जानकारी पुष्टि में भी है। अच्छा, जानना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी आते थे जो बड़े संदिग्ध टाइप के लोग थे। हाँ, इस तरह के आदमी, जैसे सऊदी का आदमी होता है, इस तरह लंबे चौड़े, उनकी बोल भाषा या उनका रहन सहन अलग तरीके का था। अच्छा, तो बड़े मतलब ऐसे लोगों का भी यहाँ पर आवाज आई थी जिनको मतलब जो बड़े संदिग्ध टाइप के लोग थे। हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ एक सज्जन और भी हैं, हम भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब आप आएंगे?
अच्छा भाई साहब तो अभी थोड़ा सा जो है बच रहे हैं। तो यहाँ से मात्र 20 से 30 मीटर की दूरी पर ही इस गली में उसके जो है मकान है, बड़ा विशाल मकान बना हुआ है और फॉर्च्यूनर से लेकर बड़ी बड़ी आलीशान लाइफ हाजी शहजाद जीता है। और जब कभी यहाँ पर वो आया था तो एक नमकीन का छोटा सा व्यापार था, कपड़े की भी दुकान की जो नहीं चली। उसके बाद सऊदी 2014 में वो गया, उसके बाद अकूत धन संपदा का मालिक ये हाजी शहजाद बना। कैमरामैन सोनू के साथ अमित चौहान, सुदर्शन न्यूज, झपरेड़ा, हरिद्वार। अपने कैमरामैन से दिखाए वो जो पीछे HDFC बैंक आप देख रहे हैं, जो हाल ही में उसने जो है एक मोटा सौदा करके खरीदा है। हाजी शहजाद का जो मसला है वो सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जिस तरीके से जिहादी कटमुल्ले आतंकी के एक एक कर खुलासे हो रहे हैं तो सभी लोग स्तब्ध हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ में जो है हम लोग यहाँ पर हक्कम सिंह जी के साथ में बैठे हैं। हक्कम सिंह आर्य जी जो है सामाजिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के ऐसे व्यक्ति हैं जो निरंतर समाज सेवा में अग्रणी भूमिका में रहते हैं। जब इनको जानकारी मिली तो उन्होंने भी प्रतिकार किया और हम भी आज इनसे बात करने के लिए पहुंचे हैं। तो हमारे साथ में हक्कम सिंह जी हैं, हम बात करते हैं हक्कम सिंह आर्य जी से। आर्य जी, इस घटना को आप किस दृष्टि से देखते हैं? भाई अमित जी, बड़ी ही विचलित करने वाली ये घटना है। ये तो सुनते ही ये लगता है जैसे बिल्कुल हृदय विदारक घटना है। देवभूमि उत्तराखंड के प्रवेश द्वार पर, जहाँ पर हम ये समझते थे कि यहाँ पर प्रत्येक मनुष्य, क्या जीव भी, प्रत्येक जीव सुरक्षित रहेगा, ईश्वर की आराधना लोग यहाँ आकर करते हैं। अगर वहाँ पर भी इस तरह के लोग हैं जो मानवता के बिल्कुल विरुद्ध हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि जो कभी कभी कोई लोग इनकी श्रेणी राक्षसों से कर देते हैं, तो उनसे भी पर कोई पिशाच है जो इस तरह से कार्य कर रहे हैं, जो मानवता के बिल्कुल हत्यारे हैं। दुनिया को यही नहीं चाहते कि परमात्मा ने जो हर चीज़ की आयु नियत की है, कि परमात्मा के भी खिलाफ हैं। तो उस परमात्मा को भले ही ये किस दूसरे नाम से जानते हो, परंतु परमात्मा ने हर चीज़ की आयु, जैसे मनुष्य की आयु, अन्य प्राणियों की आयु नियत की है, इसी तरह उन्होंने इस सृष्टि की भी आयु नियत की है। तो उसको भी ये तो चैलेंज सिद्धा कर रहे हैं कि जब मानवता ही नहीं रहेगी धरती पर, इंसान को तराई तराई माम कर देंगे एक देश के व्यक्ति को, और अपने ही बिल्कुल परिवेश के व्यक्ति को विचलित करके, उसको ब्रेन वॉश करके, और किस तरह लालच दे के, और यही अपने ही लोगों के खिलाफ और पूरी मानवता के खिलाफ उसे तैयार कर रहे हैं। तो वो तो मनुष्यता की श्रेणी में नहीं आता। दरअसल सुदर्शन न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट में सहारनपुर का नाम लेकर मीडिया और पुलिस हाजी शहजाद को लेकर भ्रम फैला रहे थे। हालांकि सुदर्शन न्यूज ने अपनी खोजबीन में कुछ खुलासे किए, और खुलासा क्या हुआ? खुलासा किया कि हाजी शहजाद का असल ठिकाना उत्तराखंड के हरिद्वार के कोटवाल आलमपुर गांव में है। यहां पर ही उसने अपनी एक बीवी को रखा है और झबरेड़ा में 2 अन्य बीवियों के साथ आलीशान ठिकाना बनाया है। इस तरह से हरिद्वार में इस जिहादी मास्टरमाइंड का छिपा हुआ नेटवर्क न केवल उत्तर भारत के लिए खतरा है, बल्कि पूरे देश के लिए एक नई सुरक्षा चुनौती पैदा करता है। हाजी शहजाद ने धर्म का उपयोग करके अपनी जिंदगी में जबरदस्त तरक्की की। उसने पहले 8 बीघा जमीन बेची थी, जो उसने कभी नमकीन और कपड़ों के व्यापार में लगाई थी। लोगों के बयान भी आपने सुने अभी। लेकिन अचानक ही वो करोड़ों का मालिक बन गया। उसकी 4 बीवियां, कई बच्चे, कई आलीशान संपत्तियां यही सवाल उठाती हैं कि ये पैसा कहां से आया, और हाजी शहजाद को इस अरबों के नेटवर्क को चलाने के लिए आखिर कौन कौन मदद कर रहा है। अब यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हाजी शहजाद सिर्फ एक मोहरा भर है, या फिर वो एक बड़े आतंकी नेटवर्क का मास्टरमाइंड भी है? क्या वो पाकिस्तान के आतंकी संगठन ISI और ISIS के साथ मिलकर भारत में आतंक फैलाने की साजिश रच रहा है? क्या हाजी शहजाद का नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने में सक्षम है? ये सभी सवाल अब भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। सुदर्शन न्यूज का मानना है कि हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, हम आतंक की जड़ तक जाते हैं। हमारी ये पत्रकारिता न केवल सूचना देने तक सीमित रहती है, बल्कि हम उस साजिश के खिलाफ भी खड़े होते हैं जो राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डालती है। हाजी शहजाद की पहचान एक बार फिर यह साबित करती है कि भारत के खिलाफ जिहादी साजिश केवल सीमा पार से नहीं हो रही, बल्कि ये हमारे भीतर तक गहरी जड़ें जमाने की कोशिश है।
सुदर्शन न्यूज ने यह साबित किया है कि देशद्रोहियों के खिलाफ हम सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कानूनी और रणनीतिक कार्रवाई से भी कदम उठाते हैं। समय आ गया है कि आतंकवादियों की जड़ें उखाड़ दी जाएं। हम सभी को यह समझना होगा कि हाजी शहजाद जैसे मास्टरमाइंड्स की गिरफ्तारी और सजा से न केवल हम इनका नेटवर्क खत्म करेंगे बल्कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इस आतंकवाद के दंश से बचा सकेंगे। ये समस्या है कि भारत अब केवल LOC नहीं बल्कि SOC यानी स्क्रीन ऑफ कंटेंट पर भी चौकसी रखे और जो देश के भीतर छिपे आतंकवादियों के मददगार हैं उन्हें बेनकाब किया जाए। सुदर्शन न्यूज का यह खुलासा एक गहरी सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है जो दिखाता है कि हम केवल सीमा नहीं बल्कि डिजिटल सीमा पर भी पूरी तरह से सतर्क हैं। हम ये साबित कर चुके हैं कि कोई भी आतंकवादी चाहे वो सीमा पार हो, सीमा के अंदर हो या इस तरीके के छुपे हुए आस्तीन के सांप हों, इनके खिलाफ हमारी लड़ाई, हमारा ये धर्म युद्ध जारी रहना चाहिए तब तक जब तक कि इन्हें पूरी तरह से जड़ से खत्म न कर दिया जाए। और आइए, लड़ाई बड़ी है, मकसद बड़ा है, उद्देश्य बड़ा है, इसलिए साथ भी बड़ा होना चाहिए। महाराष्ट्र की धरती पर अब आपको लिए चलते हैं। एक बार फिर से इतिहास के पन्ने पलटे गए हैं। यहां पर वीर मराठों की कर्मभूमि कराड में एक विशाल समागम हुआ जिसमें धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने अपने भाषण से वहां मौजूद अपार जन समूहों को अभिभूत कर दिया। धर्म और राष्ट्र के लिए समर्पित संघर्षशील योद्धा, धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी इन दिनों महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। वीर मराठों की पवित्र कर्मभूमि कराड में उनका ऐतिहासिक स्वागत हुआ है। जहां देखो वहां केवल भगवा ही भगवा नजर आया। कराड की धरती पर जैसे ही डॉक्टर सुरेश चौहानके जी पहुंचे, हिंदू समाज ने पारंपरिक तरीके से तलवारों की सलामी दी। जय भवानी, जय शिवाजी के गगन भेदी नारों से आसमान गुंजायमान हो गया। भगवा ध्वज की शान, मराठा वीरों की परंपरा और धर्म के प्रति निष्ठा का अद्वितीय संगम इस आयोजन में देखने को मिला। पूरा वातावरण राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत था। संस्कृति और हिंदुत्व की भावना से ओतप्रोत ये पूरा का पूरा परिदृश्य अपने आप में अनूठा था, अद्वितीय था, अकल्पनीय था। कराड की पवित्र भूमि एक बार फिर धर्म की रक्षा के लिए उठ खड़ी हुई है और इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी इस दौरान जब उनकी उपस्थिति थी, अपार जन समर्थन उन्हें मिल रहा था और अपार जन समूह को जब उन्होंने संबोधित किया तो एक अलख जगी, अलख हिंदवी स्वराज की। उन्होंने हिंदवी साम्राज्य स्थापना तक संघर्ष जारी रखने की शपथ दिलाई, हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलाई। और इससे पहले धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने बिहार की राजधानी पटना में ये कहा था कि मैंने महाराष्ट्र सरकार से हाल ही में आग्रह किया है कि राज्य में कई ऐसे गांव हैं जहां 1% भी हिंदू नहीं बचे हैं। कुछ स्थानों पर केवल नाम है लेकिन वहां कोई हिंदू निवास नहीं करता। ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि हम इन विषयों पर ध्यान नहीं देते। सीमावर्ती क्षेत्रों में जाएं तो ऐसे अनेक गांव मिल जाएंगे जहां नाम मात्र के हिंदू हैं। टेक्नोलॉजी में तो उनके नाम है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। उन्होंने कहा कि आज हम जो भारत का नक्शा देख रहे हैं वो केवल 30% शेष रह गया है। कभी हम ईरान से इंडोनेशिया तक फैले हुए थे लेकिन आज पाकिस्तान, बांग्लादेश हमसे अलग हो चुके हैं। जो वर्तमान नक्शा है उसमें भी हिंदुओं के लिए कितने राज्य बचे हैं। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। 2021 की जनगणना अब तक हुई नहीं है परंतु अनुमान है कि ये संख्या बढ़कर 13 हो चुकी है और जब 2025 की जनगणना होगी तब तक ये आंकड़ा 16 राज्यों तक पहुंच सकता है। ये चिंतन का विषय है, ये चिंता का विषय है, ये एक साथ उठ खड़े होने का विषय है। यह हिंदू राष्ट्र की संकल्पना और उस संकल्प को
लेने का विषय है जो भारत के गौरव से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि वो गौरव, वो गौरवान्वित पल हमारे रगों में बहे, वही खून जो हिंदू और हिंदुत्व का खून है, जो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना है, अगर वो हमारे रगों में दौड़े तो इसके लिए हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को मजबूत करना होगा। एक साथ मिलकर एक सुर में संकल्प लेना होगा और जब हम एक साथ संकल्प लेंगे तो यकीन मानिए निश्चित हो जाएगा कि वक्त आने वाला हिंदू राष्ट्र का ही है। एक बड़ी और वृहद तस्वीर की कामना के साथ ही जनमत में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।